हेलो एवरीवन, पहला टॉक्स के कंटिन्यू शो के अंदर आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर निष्ठा जायसवाल, वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। वेलकम मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? I'm good. राइट, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू लाइक ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ फेला टॉक्स इज कि अगर हम मैम को आज समझना चाहें तो कैसे मैम को समझें ओवरऑल? मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे समझने के लिए किसी साधारण व्यक्ति को समझा जा सकता है। जी, मैं भी एक आम लोगों की तरह हूँ। हाँ, इतना अंतर ज़रूर है कि कुछ शायद विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, सोच अलग हो सकती है, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से हूँ और अब एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। पर अप्रोच मेरी वही है जो एक शिक्षक की होती है कि जो भी काम करना है उसमें एक ब्लेंडेड मूड होना चाहिए, मन और हृदय दोनों की आवश्यकता है। राइट राइट राइट। मैं जानना चाहूँगा मैम, फेला टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर एज एन एजुकेशन लीडर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है, आपके अपने लिए भी और जो एजुकेशन लीडर्स बनना चाहते हैं कि रियल एजुकेशन लीडर कौन है आज के लिए? आपने बहुत बढ़िया बात की। मैं तो विश्वास ही उसी में करती हूँ कि जो कहें वो करना चाहिए। I must practice whatever I preach. So I believe in the values, hard work, dedication, devotion, honesty, sincerity, truthfulness, and I can simply say my name, Nishtha, Right. which means determination, Determination. devotion. Right, right, right. So, and this, I in fact try to be, I can't say because I'm at this moment I'm like a mother, vice chancellor of a university. I need to be epitome of all these values. Only then I can preach and I can tell all the students and all the human beings that we have to imbibe these values. And for imbibing these values, the most difficult task is that we have to be good humans. Good human. Very right. Very right. Very right. Nahi, well said, ma'am. Like the same, whenever I talk with the rest of the vice chancellor, education leader, they come up with the same thing. Like belief होना और एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी कंटिन्यू चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कशन के अंदर। तो आज की डेट में सभी जगह एक बहुत ज़्यादा शोर है, कोविड है, पैंडेमिक है, काफ़ी सारी वाइस चांसलर से उसको बड़े अलग तरीके से कोट किया है। कुछ ने बोला कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी मान के चलो सोम कि आपने अपने आप को चेक कर लिया, अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक कर ली कि आप पैंडेमिक के टाइम पर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये तो कई पॉजिटिव भी बता रहे हैं, कई नेगेटिव भी बता रहे हैं। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि पैंडेमिक के इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशन में क्या रहे और आपने बीइंग अ वाइस चांसलर उन प्रॉब्लम्स को कैसे केटर किया और अपने इंस्टीट्यूशन को एक अलग लेवल पर लेकर के गए? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। मैं तो विश्वास रखती हूँ कि एक साइकिल है दिन और रात का। जी मैम। रात है तो दिन भी होगा, दिन है तो रात भी होगी जी। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ में नहीं, इंस्टीट्यूशंस के जीवन में भी ये सब कुछ आता है। और मेरे हिसाब से शायद ये जो पैंडेमिक आया, हमने बहुत सफ़र किया लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे एडवर्सिटीज़ में, मुश्किल की अवस्थाओं में, हम स्थितियों में कैसे काम कर सकते हैं। मैं बड़े गर्व से साथ कहना चाहूँगी कि मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ जी। इमीडिएटली हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जी, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट ना हो। जी। हमारी उस साल एडमिशन्स भी बहुत लेट हुई तो हमने वो पूरा सेमेस्टर हर संडे भी वर्किंग रखा। Okay. ऐसा नहीं है, ये तो मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने कहा कि दृढ़ निश्चय की बात है जी। एक डेडिकेशन की बात है कि हम प्लान करते हैं कि एक मुसीबत की घड़ी आ गई जी। अब उससे घबरा के हम कहीं दुबक के तो बैठ नहीं सकते, नहीं बैठ सकते, तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना है। जी। तो हमने सोचा, और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि हमारा कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, हमारा बहुत ही बढ़िया बॉन्ड है सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। Okay. हम लोग रेगुलर अपनी मीटिंग्स करते हैं, ऐसी सिचुएशंस हमारी आई तो कैसे डील किया जाए इस सिचुएशन के साथ। Right. तो उसमें मुश्किलें ज़रूर आई कि जैसे हम लोगों के बच्चों ने फी नहीं पे की, उनकी अपनी मजबूरी थी। राइट।
इतनी एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म हो गई और कई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो गई, पर उसका इम्पैक्ट फिर यूनिवर्सिटी पे हो गया। जैसे हमारी तो अभी नई यूनिवर्सिटी है, अभी जी 2016 में ही एस्टेब्लिश हुई, एस्टैब्लिश हुई है। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। एक बार लगता था कि कैसे करेंगे, कि सैलरीज भी कैसे पे करेंगे, लेकिन कोशिश करके धीरे धीरे प्लान करके हम लोग हर चीज़ से उभरते आए। राइट राइट। तो मेजर चैलेंज कहाँ रहा मैम? फैकल्टी की तरफ से पैराडिमिक में चैलेंज ज़्यादा रहा या फिर स्टूडेंट की तरफ से रहा, या एक्सेसिबिलिटी? क्योंकि आप बहुत रिमोट एरिया में हैं, तो हिमाचल की बात करते हैं, हिल है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, इंटरनेट माइट भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। प्रॉब्लम्स तो बहुत ही, हमें सीधा कंसंट्रेट करना पड़ा अपने इंटरनेट सिस्टम पे। राइट। इतने पैसे हमारे पास नहीं थे कि हम सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम्स कर देते, बट फिर भी हमने, जैसे वो कहते हैं ना हिंदुस्तान में एक जुगाड़ होता है, जी जी जी। तो हर चीज़ का जुगाड़ किया। टीचर्स को भी हमने यहाँ, क्योंकि स्टेट ने खोल दिया था फैकल्टी के लिए, तो Right. टीचर्स हमारे यहाँ आए, तो हमने जैसे फिजिकल क्लासेस में होता है, क्लासरूम्स ही डिटर्मिन किए कि वहीं जाके टीचर्स, वहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह सेट करके कि वहीं जाके टीचर्स अपनी क्लासेस लेंगे। तो इवन इनिशियली हमने बच्चों को भी रिइंबर्स किया वाईफाई का चार्जेस। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब हेसिटेशन बड़ी थी हाँ। कि हम इतना नहीं कर सकते, इतने घंटे हमारा वाईफाई नहीं चल सकता। कई इश्यूज हुए जब क्लासेस तो शुरू हो गई, उसके बाद अब ऑनलाइन एग्जाम कराने, इट वाज अ बिग चैलेंज। राइट। बड़ी मन में संशय था कि क्या हम ये जस्टिस कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ? राइट राइट ओपन बुक एग्जाम होगा, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? राइट। फिर हम लोगों ने अपना माइंड अप्लाई किया और जितने क्वेश्चन पेपर थे सारे एप्लीकेशन बेस्ड कर दिए। ओके ओके। क्योंकि उसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जी। सिर्फ किताब खोल के नहीं आप उसके किताब जवाब खोल के नहीं दे दे सकते। सकते। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुसीबत आए तो उसका कोई हल नहीं होता, ऐसा जी। नहीं है। पैनिक करने से, घबराने से और एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से, क्रिटिसाइज करने से कोई सोल्यूशन नहीं होता। राइट। मैं तो फिर वही बात कहूंगी, जैसा मेरा नाम है जी। कि दृढ़ निश्चय होगा, दृढ़ निश्चय होगा तो आस्था होगी तो सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपने अपने विचार शेयर किए कि कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात आपने कही कि आपने रिम्बर्स किया उनको इंटरनेट का पैसा, तभी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी आई और उन्होंने अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया होगा, तभी आज सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ है आपका? मैम के तौर पे मैं देखता हूँ, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पिछले 1 साल में जो भी हमने किया, जो भी कर्व्स को हम लोगों ने फेस किया, कहाँ आता है सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन तो ये है कि इतनी कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन हुई, एक डर भी था, लेकिन एक अभी भी मैं ये कहूँगी कि मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन एज ए टीचर नहीं आती जी क्योंकि जो टीचिंग आपकी क्लासरूम टीचिंग होती है, जी। जो फेस टू फेस होती जी है, जी। वो वर्चुअल नहीं हो सकती। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, मैं डॉक्टर विक्टर गंभीर से बात कर रहा था, जो आपने अभी बात बोली, तो वहाँ एक कैच निकल के आता है कि बच्चा पढ़ तो रहा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो सीख रहा है या नहीं हाँ, सीख रहा है, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल मैं वही बताती हूँ कि शायद मैंने एक जो सबसे पहला लेक्चर दिया ऑनलाइन, जी किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया, टोटल ब्लैंक स्क्रीन थी, मुझे लगा कि मैं ये क्या हो रहा है। जी 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 जी। नहीं, हमें तो आदत थी कि बच्चों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की, और वहाँ पे आप ब्लैंक स्क्रीन पे बोल रहे हो। ग्रेजुअली वो थोड़ा सिस्टम बनता गया, बच्चे भी कैमरा कुछ ऑन करने लगे, पहले पहले कुछ की आदतें और खराब हो गई। जी। मैं तो कई बार बच्चों को, अभी भी ऐसे क्लास होती है तो मैं कहती हूँ बेटा कोई बात नहीं, तुम नाइट पजामाज में भी हो तो कोई बात नहीं, ऑन कर लो। हाँ हाँ, तो वी हैव टू बी लिबरल दैट वे। हमें भी कॉन्फिडेंस आता है जब इतने लोग हमें देख रहे हैं तो हम किसको डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक चैलेंज है कि पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो सीख कितना रहे हैं, वो असेसमेंट जहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ वहाँ जैसे हमारे कोर्ट विजिट्स थे वो नहीं हो पाए। प्रैक्टिकल जो कुछ भी होता है वो उतनी अच्छे से नहीं हो सकता। मूड कोर्स हो गए, वर्चुअल हो गए, कोर्ट विजिट्स नहीं हो सकते। फिर भी मैं जानना चाहूंगा, मान लीजिए मैम ये जर्नी लंबी चले, इस पैराडेमिक के बाद कोई और पैराडेमिक आ जाए, तो एज एजुकेशन लीडर क्या प्लानिंग है हमारे पास अब? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, डोंट नो, माइट भी अभी हमें और डिजिटल की तरफ जाना पड़े, तो जो आपने अभी कहा, अब तो हमें एक्सेप्ट ही करना है कि न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल। हाँ, अब हम इसको नॉर्मल नहीं कहेंगे, न्यू नॉर्मल ही कहेंगे। एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इससे वर्स्ट भी हो सकता है, राइट, बट हमें अपने जो बड़ा ही प्रेशियस टाइम है, ह्यूमन रिसोर्स है,
उसको बिल्ड करने के लिए नए नए तरीके, बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, राइट, तो हमें अब टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है। टेक्नोलॉजी को अब वो दिन गए जब हम अपने जमाने में थे, है ना, ब्लैक बोर्ड और चौक के साथ बच्चों को पढ़ाते थे। जी जी जी, अब ठीक है, अब इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि जो हमारी एज में अभी हम नहीं उतने टेक्नो सेवी, लेकिन बच्चे बहुत टेक्नो सेवी। मैं आपको एक एग्जांपल ये देती हूँ कि क्लासरूम में हम लोग अपने बच्चों को कोई मोबाइल नहीं यूज करने दिया करते थे, लेकिन अब जो टीचर्स हैं वो भी बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि जब वो क्लास में पढ़ाते हैं बच्चे का इतना एक्सपोजर है, वो साथ के साथ अपने मोबाइल पे सर्च कर रहा होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली सोच बच्चों में टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सदियों पुराना हमारा वैदिक स्लोगन है, वसुधैव कुटुंबकम, शायद आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ट्रू प्रूव हो रहा है। दुनिया कितनी छोटी हो गई, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी, इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ भी हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और बहुत फ्रीक्वेंटली शुरू में कुछ बैरियर्स आए थे, लेकिन अभी बहुत मतलब इजी हो चुका है। नहीं तो जब कोई ऑफर लेके आता था तो हम पहले उसका बजट बनाते थे, सोचते थे कि क्या हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, किसी इंटरनेशनल स्पीकर को बुलाएंगे जी, इतने दिन का इतना खर्चा होगा जी। अब सीधा ये होता है कि हाँ करवा लीजिए। एक्सेसिबिलिटी हमारी बढ़ी है, उसी की वजह से टुवर्ड्स एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। कि जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है कि हम पूरी दुनिया तक जा पा रहे हैं, तो नॉलेज की एक्सेप्टेबिलिटी भी हमारी बढ़ती है। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा मैम, और भी लीडर्स से मैंने सेम क्वेश्चन किया था। रिसर्च एक बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में। सर से मैं मिला था थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने रिसर्च को 2 वर्ड में डिफाइन किया था, जो मैंने पहली बार समझा था कि जो ऑलरेडी सर्च है उसको तुम्हें रिसर्च करना है, यानी तुम्हें उससे बेटर करना है। तो जब रिसर्च की बात करते हैं तो ओवरऑल जब एकेडमिक रेपुटेशन की बात आती है तो पीएचडी एक बहुत बड़ा इसके अंदर रिवॉर्ड बनता है एक रिसर्च स्कॉलर के लिए। अगर मैंने रिसर्च किया है तो मुझे पीएचडी प्रोफेसर या फिर मुझे अपना पीएचडी कंप्लीट करना है। आपसे जानना चाहूंगा मैम, बीइंग अ रिसर्चर आपकी जर्नी कैसे रही? आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रा, सक्सेस मंत्रा क्या रहे रिसर्च में, और अब नए रिसर्चर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो फिर वही बात कहूंगी, nothing succeeds like success and for success we need hard work। तो हम लोग सारा दिन लाइब्रेरीज में बैठा करते थे जी। मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम पे चंडीगढ़ में एक ही फोटोस्टेट मशीन हुआ करती थी कहीं पे, तो सब कुछ हाथ से लिखना, बहुत मेहनत की, राइट। लेकिन इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई कि अगर आज हमें कोई कहता है किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए, बात कीजिए, तो शायद वही जो मेहनत हमने की थी जी। आजकल की जो जनरेशन है उनके पास एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, राइट। एक कीबोर्ड पे उन्होंने उंगलियां चलानी है, कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको सब कुछ मिल जाना है, राइट। तो शायद उतना जितना एनालिसिस और इवैल्यूएशन या जितना पढ़ाई हम करते थे, किताबों को हम पढ़ते थे, शायद उससे ज्यादा अब जरूरत है, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली उन्हें सब हर चीज पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। हाँ, राइट। तो अब शायद ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत है, अगर उन फैसिलिटीज को रिसर्चर्स यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं तो बड़े ब्लंट वे से कहूंगी कि कॉपी कट पेस्ट, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन कहाँ रहेगी, राइट, है ना? तो वो बहुत जरूरी है। अच्छे रिसर्चर्स भी हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं जी, और शायद जैसे कहते हैं थाली में परोस के मिल जाए जी। हाँ, क्योंकि काफी कंटेंट और काफी रेफरेंस मटेरियल इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को तो कंट्री की डिफरेंट लाइब्रेरीज में जा के वो मटेरियल ढूंढो कि कहाँ पे मिलेगा, बुक्स आपकी नहीं है, पब्लिश्ड ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो ये सब कुछ बहुत कुछ अब इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट। अपने किसी रिसर्चर को कोट करना चाहेंगे मैम, कोई अच्छा बच्चा या फिर? मेरे साथ बहुत अच्छे रिसर्चर रहे। एक अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने पीएचडी की मेरे पास जी। तो उनका तो हिसाब ये था कि मैं जिन बुलाया करती थी, अच्छा। जैसे आज आए, मैंने कहा बेटा ये 3 महीने में सिनॉप्सिस सबमिट करने हैं आपने, तो इसको इस तरीके से करना है, इसका ये मेथोडोलॉजी है। घंटा 1.5 घंटा उसके साथ लगाया, उसको समझाया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़े थे लेके। वेरी गुड। तो मैंने कहा भाई बेटा आज के बाद मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि बेटा कि टाइम बाउंड करना है जी। इसके अलावा और भी बहुत ऐसे थे
कि मैं चेयरपर्सन थी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट में, तो एक लड़की वेरी ब्रिलियंट, राइट, जब उनका सबमिशन का टाइम आया तो लगभग महीना 1.5 महीना वो पूरा दिन मेरे ऑफिस में मेरी साइड की कुर्सी पे बैठी रहती थी। ओके, वो कहती थी मैम अब ये, जैसे मैंने फ्री होना मैम अब ये। उसका काम इतना बढ़िया हुआ क्योंकि इतनी सजेशंस निकल के आती रही जब उसके चैप्टर्स की इवैल्यूएशन मैं करती थी। जी, तो बहुत कई तो स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, एम्पिरिकल काम भी बहुत अच्छा किया। राइट, राइट। सो बीइंग अ वाइस चांसलर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी मैम, लॉ सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या एक्सपोजर अभी और बाकी है? कुछ रिफॉर्म्स ज़रूरत है हमारे लॉ सिस्टम में जिनको बच्चों को समझना चाहिए, या एकेडमिक सिस्टम में किसी रिफॉर्म की ज़रूरत है? क्योंकि आप उस पोजीशन पर हैं जहां आप डिसीजन ले सकती हैं। नहीं, बिल्कुल जी, रिफॉर्म्स तो हर सिचुएशन में टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड ही होते हैं। जी, हम स्टेगनेंट नहीं हो सकते, जी, है ना? तो डायनामिज्म इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड। राइट, जैसे अगर हम करिकुलम की बात करें तो टाइम टू टाइम करिकुलम मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत होती है। जी, सिमिलरली जैसे लॉज भी हैं ऑब्सोलीट हो जाते हैं, सोसाइटी की नीड्स बदल जाती हैं, नई नई सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं। जैसे अब पेंडेमिक आ गया, जी, पेंडेमिक में सारी सिचुएशन चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज है हो ना? गई। तो उसके हिसाब से चाहे वो एकेडमिक करिकुलम है, चाहे वो लेजिस्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट तो चाहिए ही चाहिए। राइट, राइट। यहाँ हम यूनिवर्सिटी में, जैसे आपने बताया कि 2016 में जी, शिमला की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जी, एस्टैब्लिश हुई है, जी। तो यहाँ कुछ ऐसा रिफॉर्म है जो अदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं है, या फिर हम कुछ ऐसा करना जा रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक बेस पर है, चाहे वो फैकल्टी बेस पर है, जिसको आप लोगों तक पहुंचाना पाए कि हाँ ये हम कुछ नया कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगी कि सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बेस्ट एफर्ट्स कर रही हैं। जी, हमने भी यहाँ पे मैंने 2018 में यहाँ ज्वाइन किया था, उसके बाद से मैंने सारे सिलेबस वगैरह चेंज किए। जी, सारा जैसे मैंने आपको बताया कि इवन जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो क्वेश्चन पेपर्स का फॉर्मेट है, एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया। राइट, इवन हमारी जो असाइनमेंट्स हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में चलता था कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाएंगे, सबमिट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, टीचर 2 सवाल पूछेगा। अब हमने उसको भी टोटल चेंज कर दिया। राइट, उसमें भी हमारा जैसे मूव्स होएंगी, राइट, ड्राफ्टिंग होएगी, राइट, डिस्कशंस होएंगी, राइट, तो ऑल एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे कि हम ऐसे हमारा ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रिस्क्राइब्ड है, जिसमें हमारे क्लिनिकल लीगल एजुकेशन भी है, क्लिनिकल पेपर्स भी है। ओके, बट मैं तो ये कहती हूँ कि सारे पेपर्स ही हम क्लिनिकल पेपर्स की तरह पढ़ा सकते हैं, अच्छा, क्योंकि जब तक हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक बच्चे पढ़ तो लेंगे, वही बात है, सीखेंगे नहीं। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि हम ह्यूमन राइट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जी, जब तक हम उनको प्रिजन्स में नहीं भेजेंगे, स्लम्स में नहीं भेजेंगे, तब तक उन्हें क्या पता? नारी निकेतन नहीं भेजेंगे, ऑर्फनेजेस नहीं भेजेंगे, राइट, उन्हें क्या मालूम कि ह्यूमन राइट्स क्या हो? ह्यूमन राइट्स क्या देखिए, ये घर में एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ह्यूमन राइट्स नहीं सीखा जा सकता। तो हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन चीजों को। जी। और क्या एक्सेप्टेबिलिटी है बच्चों की और फैकल्टीज की? देखिए, बड़ा टाइम लगा। इनिशियली जब मैंने ये शुरू किया तो एक सेमेस्टर तो नोबडी बॉदर्ड, हाँ, नो फैकल्टी मेंबर। फिर मैंने मैंडेट कर दिया, एक कमेटी बना दी कि कमेटी देखेगी कि एप्लीकेबल हो, जी, क्योंकि मुश्किल है, उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जी। जितना मैंने जाना है एजुकेशन सिस्टम को, मैंने देखा है कि वाइस चांसलर के लिए या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे बड़ा पहले चैलेंज तो एक्सेप्टेंस फैकल्टी से कराना ही बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। वहां से एक्सेप्ट होता है तब वो डिलीवर होता है। नहीं, स्टूडेंट्स को भी मुश्किल लगता है, मेहनत जी। करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट्स का तो क्या होता है कि टॉपिक्स वही मिलते जुलते होते हैं हर साल, किसी जी। जूनियर कोई किसी सीनियर का ले लेगा, वही थोड़ा बहुत अपडेट करके डाल देंगे। तो वो सिचुएशंस, क्योंकि उसमें अगर आप सीखते नहीं हैं। जी, 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 लेकिन कई बच्चे तो बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए, हर जगह वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। देश में नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है मैम। थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे एनईपी 2020 की, और आपने बोला भी था कि हमें दोनों साइड ही देखना चाहिए। तो मैं एक दोनों साइड आपका एज अ वाइस चांसलर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी और इम्पैक्ट ऑन लॉ, स्पेशली लॉ एजुकेशन, मैं जानना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड है तो मच बेटर है, बट होनी चाहिए, मुझे लगता है होगी भी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो आप ज़रूर शेयर करें कि इसका इम्पैक्ट क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। देखिए, हमारे वैदिक लिटरेचर में ही वो सिंपली मैं कहूँगी, वो कहते हैं ना, चौर हार्यम, विद्या कैसी है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। जी, दैट मीन्स कि जो विद्या है
अमूल्य धन है, जी वेरी प्रेशियस वेल्थ जो जी। कोई चुरा नहीं सकता। जी तो वो विद्या वैसी तो होनी चाहिए ना, उसका बिल्कुल। स्टैंडर्ड भी होना चाहिए जी 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 कि जी भी ये मैंने सीखा है, जी। इससे मैं आगे आगे सिखाऊं। जी एनईपी बहुत बढ़िया, एम बहुत ही बढ़िया है। जी देखिए जिसे हम कहते हैं कि स्किल बेस्ड होनी चाहिए, जी इसमें स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सारी बातें की गई हैं। बट बिल्कुल। मेन क्वेश्चन इज नॉट व्हाट वी हैव इन थ्योरी, हाउ इट इज इम्प्लीमेंट, हाउ इट इज इम्प्लीमेंट, whether there is feasibility of implementation, राइट। वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं टीचर्स की ऑटोनॉमी, कहाँ है टीचर की ऑटोनॉमी? आज एक टीचर कहता है कि मुझे तो शांति निकेतन स्टाइल में पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी पेड़ की छांव में बैठ के। जी तो पहले एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी उसकी बिल्कुल हो जाएगी, कि तुम्हें तो क्लासरूम में लेनी थी। राइट। टीचर कहता है कि मेरे को तो इस टाइम तो मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा हूँ, मैं 6 से 7 क्लास लूंगा। हम कहते हैं भाई तुम तो टाइम टेबल के हिसाब से लोगे, टाइम टेबल के हिसाब से, ये नहीं चल सकती। ये आइडियलिस्टिक बातें हैं कुछ। राइट 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 राइट। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि कहीं पे भी बजटरी प्रोविजंस नहीं, सबसे पहले बजट में प्रोविजन होना चाहिए था पॉलिसी के लिए, पॉलिसी के लिए ना। हर स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो कहीं तो प्रोविजन हो कि आपको एनईपी इम्प्लीमेंट करनी है। उसके लिए आप कहते हैं कि सिंगल स्ट्रीम यूनिवर्सिटी को मल्टी स्ट्रीम यूनिवर्सिटी बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए। हाँ, और नई नई इनोवेशंस कीजिए। अच्छा, तो उसमें फिर बस्टिंग तो बहुत बड़ा रोल है budgeting उसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स आर रियली गुड। ऑब्जेक्टिव सारी तो लगता है कि लगना चाहिए 5 से 7 साल का इस एनईपी को लगेगा इतना टाइम डाउनलोड होने में। देखिए, जब हम कहते हैं हमारा राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, मुझे तो नहीं लगता कि हम इसको इतने समय की ढील दे दें। जी, जितनी जल्दी हो इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इसको, ना, 1 साल yes, पूरा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज भी हम वही बात कर रहे हैं कि जो इम्प्लीमेशन है उसको लेकर के हायर एजुकेशन लीडर्स जो है वो कहीं ना कहीं अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे टूल्स उन तक शायद अभी नहीं पहुंचे। बात यह है कि कागजों में लिखना और जुबान से बोलना बहुत आसान होता है। जी जी लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगी, जी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते वहाँ पे। हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, या ये यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकती है, ये यूनिवर्सिटी नहीं अफोर्ड कर सकती है। ये सब हम नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं एक सेम प्लेटफॉर्म पर आना पहले जरूरी है, जरूरी है। तब एक सेम पॉलिसी मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट हो पाएगी। पहले हम ये समझें कि क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, छोटी भी हैं, हर तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले एटलीस्ट हमें ये मालूम हो कि सबकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है। जरूरी नहीं है कि एक्स यूनिवर्सिटी में जो डिफिकल्टी है वो वाई में हो, जो वाई में हो वो जेड में हो, ऐसा नहीं जरूरी। जी, नहीं बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही तरीके से बताया और यही चीज़ें ऑलमोस्ट अब तक और भी लीडर्स के थ्रू निकल करके आई हैं, जिसमें आपने एक बजटिंग वाला इशू जो आपने शेयर किया, ये मेरे लिए और शायद हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं, बट उसमें तो बजटिंग का तो बट ऑब्वियस उसमें इशू है, और उसको लेकर के अभी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई गाइडलाइन या कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी हुआ है। लेकिन हमें सरकार को मुझे लगता है समय देना चाहिए, बिल्कुल सरकार को हमें समय देना चाहिए। तो देखिए, ऐसे विश्वास पे दुनिया टिकी है। जी 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 जी, और जब तक कि हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। इस कंटिन्यू डिस्कशन के अंदर अगला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर के है मैम। मैं समझता हूँ पर्सनली कि बच्चा कितना भी पढ़ ले लिख ले, एक सोशल इंजीनियरिंग के बीच में हम लोग रहते हैं, कितनी भी हायर एजुकेशन में ले लो, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मैं एक एम्प्लॉयबल नहीं हूँ तो मुझे वो सोशल रेस्पेक्ट, मुझे वो सोशल इंजीनियरिंग में नहीं मिल पाती, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से। और एनईपी में ऑलमोस्ट जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो रिफॉर्म्स जो अपर लेयर है उसको हम देखते हैं तो वो यही है कि शुरुआत से बच्चा ऐसा हो, वो स्किल्ड बेस्ड हो, या उसका इंटरेस्ट एरिया ही उसका एकेडमिक एरिया हो, इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि बच्चे के लिए एम्प्लॉयबिलिटी को हम कैसे टारगेट करें, अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी
हम लोग जैसे इंटर्नशिप में डील करते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं कि बच्चों को एक रियलिस्टिक इंटर्नशिप मिलती है, तो मैं एक वर्ड यूजुअली यूज करता हूँ मेरे सारे डिस्कशन में, इंटर्नशिप इज अ गेटवे ऑफ प्लेसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? मैं इसके रूट पे जाऊंगी। जी देखिए, हमने कितने ही थ्रेशोल्ड्स क्रॉस कर लिए। जी कोई ज़माना था यही सोचा जाता था कि जो फादर का व्यवसाय है जी बच्चा उसी में जाएगा। जी बेटे और बेटी का डिस्टिंक्शन भी था, बेटियों का था शादी करो, टाइम बदलता गया। जी लेकिन आप ये देखें कि अभी भी, हालांकि मैं ये नहीं कहती कि उस परसेंटेज तक ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पेरेंट्स की इंटरफेरेंस है, जी लेकिन अभी भी हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। जी हो सकता है बच्चा कुछ भी करना चाहता होगा, तो तभी प्रॉब्लम एम्प्लॉयबिलिटी की आती है। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले कितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, क्यों बंद हो गए? जी ये बहुत था। बड़ा प्रश्न है। हाँ हाँ ये कि क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं थी। जी एक जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आता था बच्चा, वो 5-7 हजार की नौकरी कर रहा था, जी तो उससे अच्छा तो इतना पैसा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हुई, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपका माँ बाप का पैसा भी वेस्ट हुआ। उससे अच्छा तो बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। जी उसके बाद दूसरा जब ये है कि हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज को जज किए बिना सोचते हैं कि सीधा आसमान पे पहुंच जाए। देखिए, सीढ़ी भी आसमान पे लगाएंगे तो स्टेप्स चढ़ चढ़ के चढ़ जाएंगे। के जाएंगे। बच्चा भी पहले बैठना सीखता है, फिर जी। क्रॉल करना सीखता है, जी। फिर खड़ा होता है, फिर जी। चलता है, फिर दौड़ता है। जी जी और आज की जनरेशन ये सोचती है, मैं आपको अभी भी अपने भी एग्जांपल्स, जब प्लेसमेंट्स आती हैं तो सीधा नहीं सबको बड़े बड़े पैकेजेस मिल जाते हैं, बट लेने को तैयार नहीं होते छोटे पैकेजेस, कोई भी लेने को तैयार नहीं। जी तो आप एक्सेप्ट करोगे, कुछ सीखोगे, उस एक्सपीरियंस से आगे बढ़ोगे। जी तो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी का इशू है, ये सारे इश्यूज उसमें मर्ज हो जाते हैं। मर्ज हो जाए। तो ये दोनों तरफ है एम्प्लॉयबिलिटी। आपने बहुत अच्छा कोट किया कि सबको बड़े बड़े पैकेजेस ही चाहिए, छोटे पैकेजेस को नहीं एक्सेप्ट कोई करते। लेना नहीं चाहता। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद शर्म आती है एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी है। हमें पहले अपनी कैपेबिलिटी एक्सेप्ट करनी है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। राइट। अब हर कोई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बन सकता ना, जी बिल्कुल। हर कोई सीजीआई नहीं बन सकता। जी हार्ड वर्क करेंगे, उसके मैं तो कहती हूँ भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता है। सो मैम, लॉ इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि इंटर्नशिप के अंदर हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि बच्चा इंटर्नशिप पर जाता है, इंटर्न बनता है, लेकिन उसको कुछ स्टाइफंड को लेकर के इशू होते हैं, या फिर बहुत हार्श इंटर्नशिप भी कहीं होती है। इंडस्ट्री को क्या मैसेज देंगी जो बच्चों को थोड़ा सा, वो बच्चों का रुझान उस तरफ थोड़ा सा बढ़े? बड़े मिक्स्ड रिस्पांस हैं बच्चों के इंटर्नशिप्स को लेके। जी। कई तो ये कहते हैं कि हमें करनी ही नहीं, कहते वहां जाके हमें चाय तो नहीं सर्व करनी ना क्लाइंट्स को। जी, ऐसा क्यों ये है? सोचिए। हाँ। दैट मीन्स कि उतना सिखाया नहीं जाता जितना कि उनको वैसे ही यूज किया जाता है। ये एक पहलू है जी जो कईयों की अप्रोच होती है। जी। दूसरा पहलू ये है कि बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं कई बच्चे, मेहनत नहीं करना चाहते। देखिए, जिसने आपको इंटर्न रखा है, जिसने आपको ट्रेन करना है, जिसने आपका फ्यूचर बिल्ड करना है, वो स्क्वीज तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल करेंगे। एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। राइट। उस टाइम अगर आपको अपना करियर बनाना है, जिंदगी बनानी है, तो कुछ समय के लिए आपको दूर जाना है। हम एक वही संस्कृत में कहते हैं, विद्यार्थी न कथम सुखम। जी। जो स्टूडेंट है उसके भाग्य में कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट नहीं। अगर आप कंफर्ट्स लेना चाहते हो तो आपको नॉलेज नहीं मिल सकता। राइट। इसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है ना? बच्चे का तो रोल हमने डिस्कस किया, इंडस्ट्री को क्या रिफॉर्म करना चाहिए? बच्चे को मेहनत करना चाहिए, समझ में आ गया। बिल्कुल, इंडस्ट्री का भी है कि दे मस्ट इम्पार्ट व्हाट दे आर प्रिज्यूम्ड। ओके। अगर जिस पर्पस के लिए इंटर्नशिप है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, वो पर्पस फुलफिल होना सिर्फ चाहिए। टाइम पासिंग नहीं होनी चाहिए। राइट। तो यानी कि ये जो बात निकल के आती है कि उनको एज अ मैन पावर की तरह ना यूज करके, एज अ मैन पावर नहीं यूज किया जाए, उनको इनफैक्ट ट्रेन किया जाए उस फील्ड में। जी। देखो, एक और चीज मैं कहूँगी कि मोटिवेशन भी चाहिए, इंसेंटिव्स भी चाहिए होते हैं।
जी एक बड़ी डाइसी सी एज होती है, जी सपने बड़े ऊंचे होते हैं, जी है ना। तो ये जो इंडस्ट्री है उनको भी ये समझना जरूरी है कि ये जो इंटर्न्स हैं इनके भी ड्रीम्स हैं, जी इन्होंने भी एजुकेशन ली है, क्वालिफाइड है ना, या क्वालिफिकेशन उनकी पूरी होने वाली है, जी और दे आर फ्यूचर बिल्डर्स। देखो कौन किसको कब जनरेशन, कौन सी जनरेशन कब किसको सब्स्टिट्यूट कर देती है। जी अच्छा, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस नई जनरेशन को शोल्डर करें। आज आप उनको ट्रेन करेंगे तो वो अच्छे मैन पावर बिल्कुल, बनेंगे, बिल्कुल, ना कि आप उन्हें बिल्कुल, आज मैन पावर की तरह यूज करें, बिल्कुल। तब वो आपको कहीं आउट कर देखिए हमने, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर है, कोई भी परमानेंट नहीं है। एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन रिप्लेस करेगी, जी तो ये ड्यूटी है, जैसे इंडस्ट्री है, इंटर्न्स हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे। जी अच्छा, हो सकता है कई बार जो इंटर्नीज हैं उनमें भी कुछ डेफिशिएंट हो, जी लेकिन वो डेफिशिएंसी इग्नोर करके ही उनको आगे बढ़ाना है। उनको आगे बढ़ाना है। नहीं, बिल्कुल सही कहा मैम आपने, अपने वैल्यूज़, अपने एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को बहुत पसंद आएंगे, और मैं इंडस्ट्री को स्पेशली मैंने आपसे ये कोट किया क्योंकि इंटर्न्स की तरफ से ये बातें निकल करके आती हैं। हालांकि वो सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। एम्प्लॉयर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर इंटर्न की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब उन दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छा होगा, तब वो एक अच्छे मैन पावर या फिर एक अच्छा प्रोफेशनल बन करके तैयार हो पाएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं फैला की तरफ से, फेडरेशन ऑफ एजुकेशन लीडर एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपने इम्पोर्टेंट हमारे को दिया, और आपके विचार और आपके एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू मैम। थैंक यू।